मैं नीरज कुमार, मीडिया सह सचिव गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की ओर से आप सभी लोगों का इस जनसभा में और इस रैली में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि नीरज कौन है, क्योंकि काफी लोगों ने काफी भ्रांतियां भी फैलाई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इन्हीं गलियों में, ये आपका नेहरू ग्राउंड है, ये साथ में आपका जो प्राइमरी स्कूल है राजगढ़ का, इस स्कूल से मैं पढ़ा हूं। यहाँ साथ में एक नाला होता था, वहाँ पे पानी होता था, वहाँ से आगे जाके एक बगीचा पड़ता है। बचपन में वहाँ पे हम काम करते थे। उसके बाद दाहन के अंदर मैं पढ़ा हूँ, दाहन स्कूल के अंदर काफी मेरे क्लासमेट भी मुझे यहाँ पे मिले थे। फागू के अंदर भी मैं रहा हूँ, यानी पच्छाद का जो कल्चर है उसके बारे में भी काफी कुछ मैं जानता हूँ। संग्रह के कल्चर के बारे में भी जानता हूँ। शिलाई के लोगों से भी काफी मेरा संपर्क हुआ है। पिछले कुछ सालों से गिरिपार में एक षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये षड्यंत्र एक जाति विशेष द्वारा आरक्षण को हथियाने के लिए चलाया जा रहा है। वो जाति कौन सी है, वो जाति यहाँ से बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि कौन आज आरक्षण के लालच में हाटी घोषित करना चाहता है गिरिपार को। और इस आंदोलन को धीरे धीरे क्या है, आम आदमी का आंदोलन बना दिया गया। सबसे पहले ये इसका जो लाभ था वो किसे मिलना था, इसका लाभ मिलना था सिर्फ और सिर्फ हर्ष कनेत को। और उन लोगों ने आम आदमी के अंदर ये धारणा भरना, ये अवचेतना भरना, फॉल्स कॉन्शियसनेस भरना शुरू कर दिया कि हाटी है जी हम। हालांकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 2017 से पहले आप लोगों ने हाटी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, लोगों के अंदर इस तरीके से ये चीज भरनी शुरू कर दी कि हम सब लोग हाटी है। नकली हाटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नकली हाटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन्होंने 1977 से शांता कुमार की सरकार से ही एक नकली हाटी समुदाय या काल्पनिक हाटी समुदाय की नींव रखी और 1979 में ये केंद्र सरकार के पास जाते हैं और वहां पे अपना केस रजिस्टर भी कर लेते हैं कि हम लोग हाटी है। और जब हम वास्तविकता देखते हैं, धरातल पे देखते हैं, और इन लोगों की कुछ वीडियो भी वायरल हुई है, जो इसके पदाधिकारी है केंद्रीय हाटी समिति के, उन लोगों के सामने एक दुविधा थी कि भाई जौनसार बाबर का तो दर्जा मिल गया, अब हम किस आधार पे ले। तो उन लोगों ने बोला कि लादी अगर इस क्षेत्र का नाम रखे तो वो सीमित हो जाएगा, कुछ दूसरा नाम रखे वो सीमित हो जाएगा। तो उन्होंने काल्पनिक नाम रखा हाटी। और इतिहास के अंदर कहीं भी आपको हाटी शब्द नहीं दिखेगा, यानी मैन्युफैक्चर्ड, जिस तरीके से एक प्रोडक्ट बनाते हैं उस तरीके से इन्होंने हाटी का एक समुदाय निर्मित किया है, काल्पनिक समुदाय निर्मित किया है। इन्होंने इसे वैधता प्रदान करने के लिए 1995, 2006 और 2017 में केंद्रीय सरकार को यहां से रिपोर्टें बनाकर भेजी और उन रिपोर्टों के अंदर इन्होंने काफी हद तक सच्चाई लिखी थी। यहां पे बोल रहा हूं 1995, 2006 और 2017 की जो रिपोर्टें थी उसके अंदर बहुत ज्यादा सच्चाई इन्होंने लिख दी थी। और उसके बाद आरजीआई का जो कमेंट आता है वो आपको मैं बताता हूं। आरजीआई कहता है गिरिपार में रहने वाले लोग वर्ण व्यवस्था के तहत जातियों में विभाजित है, ना कि जनजाति में। ठीक है, ये कोई जनजाति नहीं है, ये तो वर्ण व्यवस्था में जातियों में विभाजित लोग हैं। और यहाँ पे जो पिछड़ापन है, पिछड़ापन का कारण एक ही है, छुआछूत, जो कि वर्ण व्यवस्था के कारण आई है। और आगे जो आरजीआई है वो कमेंट करते हैं कि जो आर्टिकल 241 है संविधान का, 342(1), उसके तहत क्या है, इन लोगों को जनजाति घोषित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब इन लोगों को समझ आ गया अगर हम सच्चाई लिखेंगे तो आरजीआई बार बार उसको रिजेक्ट करता रहेगा। उसके बाद जो 2017 की जो एक्चुअल बात आपको मैं बता रहा हूं, 2017 की जो रिपोर्ट थी, जो रिजेक्ट हुई थी या फिर जो नकारी गई थी आरजीआई के द्वारा, उसके अंदर इन्होंने लिखा था कि गिरिपार के अंदर 3 जातीय समूह रहते हैं, 3 वर्गों में डिवाइड है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद राजपूत है और उसके नीचे शेड्यूल कास्ट है। इस तरीके से इन्होंने लिखा था। और यही पे आपत्ति थी आरजीआई को कि ब्राह्मण और राजपूत ये वही 2 वर्ग है जिन्होंने एससी और एसटी, जो वर्तमान एससी और एसटी है, उनका शोषण किया था।
और शोषणकारी जो वर्ग है उन्हें कभी भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसीलिए उन्हें जनजाति नहीं बनाया जा सकता। तो इन्होंने किया क्या, इसी वजह से इन्होंने 2021 में एक एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनवाई, इन्होंने बनवाई ये, और मैं ये गारंटी कहता हूं, इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई केंद्रीय हाटी समिति के कुछ पदाधिकारियों के घर में बैठ के ये रिपोर्ट बनी है, और वो सारा डिस्कस मैं आपके सामने यहाँ पे करूंगा कि क्या क्या गलत बातें, क्या क्या अनाप शनाप रिपोर्ट के अंदर लिखा है। आप लोग खुद एनालाइज करना, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, आप लोगों को सबको पता है कि हमारा कल्चर क्या है और रिपोर्ट में क्या प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे पेज नंबर के हिसाब से बताऊंगा किस पेज में क्या गलत चीज लिखी है। आप लोग विरोध कीजिए और आप देखिए ये जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक आपको मिल जाएगी। मैं गिरिपार के उन सभी नकली हाथियों से भी ये निवेदन करता हूं कि आप उस रिपोर्ट को तो पढ़िए, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या है। अब देखिए पेज नंबर 5 के अंदर इन्होंने रिश्तेदारी व्यवस्था के बारे में लिखा है कि माँ को क्या कहते हैं, मम्मी को क्या कहते हैं गिरिपार के लोग। सारे गिरिपार के ऊपर अप्लाई किया है कि गिरिपार के जितने भी लोग हैं वो मम्मी को माँ कहते हैं। राजगढ़ वाले भी माँ कहते हैं, संगड़ा वाले भी माँ कहते हैं, शिलाई वाले, कठोटा वाले सभी माँ कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है सभी को पता है। संगड़ा ब्लॉक में अगर हम इतिहास देखें, हमारे ईजी बुलक है, ईजे आमे के ईजी बुलक है, ठीक है, और या फिर आमा बोलते हैं, मैं तो खुद आमा बोलता हूं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो ईजी बोलते थे, ठीक है। हम आमा बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, माता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं रिपोर्ट के अंदर कि गिरिपार के सभी लोग पापा के लिए बोबा बोलते हैं। अब शिलाई के ऊपर तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब हम इसको संगड़ा या फिर राजगढ़ के संदर्भ में देखते हैं तो बाबा बोलते हैं। हम तो बोबा नहीं बोलते, शिलाई वाले बोलते हैं, लेकिन संगड़ा वाले बाबा बोलते हैं, कई जगह पे बाव भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ा भाई को ये बोलते हैं कि दादा बोलते हैं। अब दादा, ठीक है, दादा तो बेसिकली हमारे जो लोग हैं वो ग्रैंड फादर को बोलते हैं, लेकिन शिलाई को जब हम देखते हैं तो शिलाई में डेफिनेटली दादा बोलते हैं, ठीक है। भाई को, बड़े भाई को दादा बोलते हैं, लेकिन हमारे बोलते हैं भाई जे भाई बोल दे कई बार, ठीक है। छोटे भाई को इसमें लिखा है भैया बोलते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं अपने संस्कृति को उठा के तो छोटे भाई को भाई टू बोलते हैं, हमारे भाई टू, छोटे भाई टू, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। धरती का कभी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सभी लोगों से मैं निवेदन भी करता हूं कि सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। उसके बाद इसमें आगे लिखा है कि बड़ी बहन को दादी बोलते हैं, लेकिन हमारे लोग बड़ी बहन को जीजी बोलते हैं। जीजी बोलो, जीजी, ठीक है, जीजे, या फिर कई लोग बोबो बोलते हैं, राजगढ़ वाले लोग बोबो बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन ये चीजें आपको दिखेगी नहीं कहीं भी नहीं। उसके बाद आगे लिखा है कि जो पति के बड़े भाई होते हैं, पति के बड़े भाई की जो पत्नी है उसको बोला जाता है दादी, लेकिन उसको बोला जाता है जेठानी। और मैं ये डेफिनेटली बोलता हूं, ये जो कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ये शिलाई का ही कल्चर है, ना तो ये संगड़ा का है, ना तो ये आपका पोंटा का है, ना ये पछाद का है। उसके बाद पेज नंबर 33 के अंदर ये लिखते हैं कि सिरमौर के अंदर, गिरिपार के अंदर आज भी बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि इसको अखाल्टा प्रथा भी बोलते हैं, कि लेन देन प्रथा। जैसे कोई एक लोहार है वो औजार बनाता है, तो वो औजार बनाएगा और दूसरे आदमी को देगा, और दूसरा आदमी क्या है, गेहूं देगा उसके बदले। मोची जूते बनाएगा और जूते के बदले वो लहसुन खरीदेगा। इस तरीके की बातें उसमें लिखी है। तो आप देखिए वास्तविकता है कि नहीं है, बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है। ये हो सकता है 1950 से पहले की बातें हैं, लेकिन आज के टाइम में ये बातें नहीं है जो कि रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है। उसके बाद आगे लिखा गया कि पॉलीएंड्री आज भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे प्रैक्टिस की जाती है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपति प्रथा, यानी एक औरत के 2 से ज्यादा पति होते हैं। गिरिपार में ये भी लिखते हैं। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है वो आप लोग खुद कंफर्म कर लीजिए। पच्छाद के अंदर कितने केसेस आपको मिलेंगे कि एक औरत के 2 से ज्यादा पति है और वो साथ रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो सकता है प्राचीन काल में थी, लेकिन आज नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि आज भी ये व्यवस्था है। पेज नंबर 35 के अंदर इन्होंने लिखा है कि घर बनाने का काम सिर्फ बाड़ी करते हैं। मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, वो बाड़ी हो, वो कोली हो, वो ढाकी हो, कोई भी हो, वो किसी भी कास्ट के आधार पे घर बनाने का काम नहीं करते हैं। हर जाति के लोग आज मिस्त्री है। कोली जाति के तो, मेरे गांव के तो हर एक मिस्त्री है। तो इस तरीके से गलत रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया। और आगे लिखते हैं
कि आज भी नपाई के लिए क्या बाजू का और हथेली का प्रयोग किया जाता है, वहां पे इंची टेप वो कुछ नहीं होता है, वो वहां पे लिखा गया है। और तोलने के लिए क्या है, तोलने के लिए आज भी शेर या पत्थर यूज किया जाता है, शेर पत्थर, ठीक है। लेकिन जब आप रियलिटी देखते हैं तो आज के टाइम में वेइंग मशीनें अलग अलग टाइप की वहां पे यूज होती है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, पेज नंबर 47, आप लोगों को जरूर ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। पेज नंबर 47 के अंदर लिखा है कि गिरिपार जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, यानी गिरिपार चारों तरफ से पहाड़ों और पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ है। इसके जब हम पूर्व में देखते हैं, पूर्व में टोंस नदी है और पश्चिम में इसके गिरी नदी है, अरे परे सारे पहाड़ है। बरसातों में और सर्दियों में ये जो एरिया है बिल्कुल कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। यहाँ पे बर्फ रहती है, महीनों तक ये एरिया बंद रहता है। बरसातों में यहाँ पे कोई सड़कों की व्यवस्था नहीं होती, बिल्कुल बंद हो जाता है। ये तो अच्छा है, आजकल भी बरसातें, हमारे पास हेलीकॉप्टर था सारे लोगों के पास जो यहाँ पहुंचे, नहीं तो हम लोग भी नहीं पहुंच पाते इस रिपोर्ट के हिसाब से। और झूठी रिपोर्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और झूठी रिपोर्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे पेज नंबर 51 में लिखा है कि इस क्षेत्र के अंदर माइग्रेशन बहुत कम है। माइग्रेशन मतलब लोग गांव से शहरों की ओर कम जाते हैं, सोलन या शिमला की ओर ना के बराबर जाते हैं। उसका कारण भी ये बताते हैं, उसका कारण है कि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं तो कैसे जाएंगे लोग। लेकिन जब हम वास्तविकता देखते हैं, केंद्रीय हाटी समिति के जो अध्यक्ष है अमिचंद कमल जी, वो एक लाइव रिपोर्ट के अंदर हिमाचल दर्पण की एक लाइव डिबेट चलती है, उसके अंदर कहते हैं कि 5 से 7 हजार लोग सोलन के अंदर बसे हुए हैं जी हमारे। और सोलन का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे हम राजनीतिक आंकड़े बदल देंगे। आपका शिमला का जो शहरी है, शिमला ग्रामीण है, कसुम्पटी एरिया है, वहां पे बड़ी मात्रा में हमारे लोग रहते हैं। ये एक तो लोकपुर कमेटी का जो पैरामीटर है कि बाहरी समुदायों के साथ किसी भी ट्राइब का संपर्क कम होता है, संकुचित होता है, उसका भी उल्लंघन है। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट के अंदर भी गलत तरीके से यहाँ पे ये पेश किया गया है। उसके बाद पेज नंबर 52 पे डीसी नाहन का एक कमेंट है, उसको यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें लिखा गया द एंटायर पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन दिस अफोर्सेड एरिया हैज बीन लिविंग अंडर पॉवर्टी कंडीशन, illiteracy and darkness without proper medical care, road and means of communication। डीसी नाहन बोलते हैं कि इस एरिया के अंदर आज भी ना तो रोड कनेक्टिविटी है, ना यहाँ पे अस्पताल है, ना यहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था है, ना ही संचार मोबाइल टावर सिग्नल की व्यवस्था है। इस तरीके से वहां पे लिखा है। पेज नंबर 54 के अंदर लिखा है, ये गौर करने वाली चीज है और शर्म की बात है। पेज नंबर 54 के अंदर लिखा है कि हाटी जो लोग हैं वो जादू टोना करते हैं और विष देने की प्रथा में विश्वास रखते हैं। और इवन ये शर्म की बात इसलिए है, मैं सोलन में एक कॉलेज में पढ़ाता था और वहां पे मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने पूछा भैया आप कहां से हो, मैंने बोला मैं गिरिपार से हूं। और वो लोग दूर हटने लगे कि हम तो एक बार शिलाई गए थे और वहां पे तो विष देते हैं जी, हम तो वहां पे पानी भी नहीं पिया हमने। तो इस तरीके से लोगों के अंदर खौफ है। और आप रिपोर्ट के अंदर भी ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे जादू टोना होता है, यहाँ पे विष दिया जाता है। बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही भ्रमित किया जा रहा है यहाँ पे। इस तरीके का हमारे समाज पे तो मैं कह सकता हूँ नहीं है। अगर केंद्रीय हाटी समिति के समाज के लोग विष देते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता। नकली हाटी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नकली हाटी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आगे पेज नंबर 56 पे लिखा है, यहाँ के लोग जिम्मेदारा पेट भरने के लिए करते हैं, यानी उतना ही उगाते हैं जितना खाने के लिए जरूरी है। उगाते क्या है, जैसे गेहूं या मक्की उतनी उगाएंगे जितनी खाने की जरूरत है। और अपना गुजारा कैसे करते हैं, पशुओं से करते हैं, या तो मीट बेचकर या ऊन बेचकर, दूध या घी बेचकर वो अपना गुजारा करते हैं। इस तरीके से लिखा है। लेकिन जो फसलें होती है वो सिर्फ वही होती है जो खाने पीने के लिए जरूरी होती है। आगे पेज नंबर 56 पे ही लिखा है
कि अमीर जो लोग हैं गिरिपार के एरिया के, इनका जो प्रोड्यूस होता है, इनकी जो फसलें होती है, ये मार्केट तक, सब्जी मंडी तक या जहां तक भी ले जानी होती, खच्चरों के द्वारा ले जाते हैं, जबकि गरीब लोग आज भी पीठ पे ले जाते हैं मार्केट तक। सड़क की व्यवस्था नहीं है, पीठ पे ले जाते हैं, इसीलिए इनको हाथी का दर्जा दिया जाना चाहिए। 56 के अंदर ये लिखा है, पेज नंबर 56 के अंदर। पेज नंबर 56 के अंदर एक बहुत ही सीरियस बात लिखी है, वो है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी फसलें किस प्रकार की होती है इस एरिया में। आप लोग सभी किसान हैं, आप लोग समझिए क्या सच्ची ये बात लिखी है, गलत लिखी है, आप रिपोर्ट को एक बार देखिए। क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसलों के बारे में लिखा है कि गिरिपार के अंदर 82% जो खेती होती है वो गेहूं और मक्की की होती है। 82%, यानी अगर 10 खेत आपके पास है, 10 में से 8 खेत में आप लोग क्या है, गेहूं उगाते हैं या मक्की उगाते हैं, इस तरीके की बात यहाँ पे लिखी है। और सिर्फ 5% क्षेत्र के अंदर अभी बागवानी है। आगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ की जलवायु, क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नकदी फसलें उगाई जाए। नकदी फसलें जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया, जिसको आप बेचते हैं, ऐसी फसलें यहाँ उगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ पे सेब नहीं उगाया जा सकता है, सेब के लिए पर्याप्त अच्छी जलवायु यहाँ पे नहीं है। आगे लिखा गया है कि आड़ू, पलम और खुमानी उगाई तो जा सकती है, लेकिन हाथियों को पता ही नहीं अभी कि कैसे उगाई जाती है वो। हाथियों को पता ही नहीं अभी कि कैसे उगाई जाती है वो। नकली हाथी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब वास्तविकता के ऊपर आते हैं, जो आप लोगों को पता भी होगा, जो गिरिपार का एरिया है, सिरमौर का एरिया है, जिंजर हब के नाम से जाना जाता है। अदरक का जिला, हिमाचल में सबसे ज्यादा अदरक उत्पादन सिरमौर के अंदर होता है, और अदरक एक नकदी फसल है, उसको हम अपने पेट भरने के लिए नहीं करते हैं। और नकली हाथी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दूसरा, पच्छाद और राजगढ़ का जो एरिया है, उसे पीच वैली के नाम से जाना जाता है, यानी आड़ू का जो एक वैली है, आड़ू उत्पादन के लिए नंबर 1 है सिरमौर का राजगढ़ और पच्छाद का एरिया। लानाचेता की बात करें, आलू के लिए फेमस है, और करोड़ों के लहसुन यहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद गिरिपार का जो एरिया है, यहाँ से हजारों की संख्या में आप मूली हो, यहाँ पे आपकी बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, सब्जियां हो, हजारों की संख्या में गाड़ी जाती है। और ये जो नकली हाथी है, इनके पास इतनी ज्यादा जमीन है, कई लोगों के पास 800-800 बीघा जमीन है, और लाखों रुपए की ये सब्जी महीने में बेचते हैं। और हमारे लोग भी यहाँ पे डेफिनेटली सब्जी उगाते हैं, और इस चीज का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितनी फर्जी रिपोर्ट बनाई है, और फर्जी तरीके से ये जनजातीय दर्जा मांग रहे हैं। फर्जी रिपोर्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ सच्चाई भी तो लिखनी पड़ती है। नमक ही नमक डालेंगे तो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा, तो थोड़ा सच्चाई तो लिखना पड़ेगा। तो सच्चाई भी लिखी है थोड़ी बहुत। वो सच्चाई इन्हीं के, मतलब जो ये जगह जगह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि हमारे तो जी बहुत भाईचारा है, हम तो साथ मिलकर खाते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक जगह उठते हैं, एक दूसरे के साथ शादियां करते हैं, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हमारा बहुत भाईचारा है। तो देखिए पेज नंबर 16 के अंदर लिखा है, अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज करता है, यानी जाति से बाहर कोई शादी करता है, तो उसके खिलाफ यहाँ के लोग खुमली बिठाते हैं। और खुमली में ये डिसीजन लिया जाता है कि इस बंदे ने क्या है, अपनी जाति से छोटी जाति में शादी की है, इसको बाहर करो, जाति से बाहर करो। और उसको जाति से बाहर भी किया जाता है, उसको वापिस ही नहीं माना जाता। ये पेज नंबर 16 के अंदर लिखा है। उसके बाद पेज नंबर 45 के अंदर लिखा है, खुमली इज डोमिनेटेड बाय हायर कास्ट, यानी खुमली जो है वो उच्च जाति द्वारा चलाई जाती है। यानी उसमें हम लोगों को उसमें कोई भी मतलब ना तो उसमें बोलने का हक होता है, ना हमारा उसमें कोई मेंबर होता है, ना हमारा कोई उसमें पदाधिकारी होता है। और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो जात पात को बनाए रखने के लिए लिए जाते हैं। अगर कोई जात पात तोड़ता है, कोई मंदिर में घुसता है, कोई कुछ भी जात पात के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ खुमली बिठाई जाती है। और सारे निर्णय क्या है, खुमलियों में अनुसूचित जाति के खिलाफ लिए जाते हैं। खुमली प्रथा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पेज नंबर 54 के अंदर लिखा है, अगर कोई अपर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट के साथ खाना खाता है, गलती से अगर उसने खाना खा लिया,
तो भी उसके ऊपर फाइन लगेगा और उसको वापस तभी वो आ पाएगा उस जाति में। ये गलती से, अगर गलती से खाया तो वो वापस तभी आ पाएगा जब उसकी शुद्धिकरण करेगा भाट। शुद्धिकरण होगा, उससे फाइन वसूला जाएगा, बकरा और दंड मांगा जाएगा, तब वो वापस आएगा अपनी जाति में। ये लिखा गया है इसमें। उसके बाद आगे लिखा है, कोई अगर जानबूझ के नीची जाति के साथ खाना खाता है ऊपरी जात का, तो उसको बिल्कुल बहिष्कृत किया जाता है, उसको जाति से भी निकाला जाता है, उसको समूह से भी निकाला जाता है और उसको वापस नहीं माना जाता अपने समाज में। तो यहाँ पे सोचने की बात है, जहां आज सरकारें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही है, हजारों रुपए अंतरजातीय विवाह करने पर लोगों को दिए जाते हैं, और इसके साथ छुआछूत को खत्म करने के लिए संविधान में कई प्रावधान है, वहीं ये खुमली प्रथा इसको बनाए रखने का काम कर रही है, जिसका हम इस मन से विरोध करते हैं। ऐसी व्यवस्था में नहीं चाहिए, ऐसा हाटिया में नहीं चाहिए। नकली हाटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। खुमली प्रथा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दूसरी बात, ये तो रही रिपोर्ट की फर्जी रिपोर्ट। दूसरी बात, हाटी के नाम पर गिरिपार के एक एक आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक एक आदमी को गुमराह किया जा रहा है, और इसका जो एक्चुअल फायदा है सिर्फ और सिर्फ खश और कनेत को मिलेगा। लेकिन बोला जा रहा है इसका फायदा सभी को मिलेगा जी, किसी का कोई घाटा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आज लिखे हुए ब्राह्मण, जो लिखे हुए राजपूत, पाबुच, ठाकुर, राणा, देवा, मियां या कंवर, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड में लिखे हुए हैं, उनको इसका लाभ किसी भी हाल में नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्होंने जो फर्जी रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे खश, कनेत और भाटी रहते हैं, बाकी लोअर कास्ट है। यहाँ पे ना तो कोई मियां रहता है, ना कोई ब्राह्मण रहता है, ना कोई राजपूत रहता है। इस तरीके से इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने हर एक तबके को बेवकूफ बनाया है। तीसरी बात यहाँ पे है कि विकास के नाम पे भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विकास के ऊपर यहाँ पे अलग से एक प्रवक्ता है, वो अपनी बात रखेगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट इशू के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। अब देखिए, शेड्यूल एरिया सब प्लान को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ये सेंटर शेड्यूल सब प्लान है, ठीक है, शेड्यूल एरिया सब प्लान। उसमें बताया जाता है कि हजारों करोड़ रुपए आएंगे और एरिया का विकास होगा। वास्तविकता आपको बताऊंगा। वास्तविकता बताने से पहले अगर आपको डाउट लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, हाटी तो हर कुछ ही बोल के चले जाते हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अगर मैं कुछ बोलता हूं, गलत बोलता हूं, ठीक है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। आपके पास एंड्रॉइड फोन भी है, इंटरनेट भी है, इंटरनेट पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए कि स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का शेड्यूल ट्राइब के लिए जो डेवलपमेंट फंड आता है वो कितना आता है, और शेड्यूल कास्ट के लिए जो डेवलपमेंट फंड आता है वो कितना आता है। शेड्यूल ट्राइब जो जनजातीय बनाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 846 करोड़ का फंड आता है, जबकि एससी के लिए जो डेवलपमेंट फंड आता है वो 2369 करोड़ है। यानी 3 गुना फंड जब हमें आता है, हम क्यों आए 846 करोड़ पे। उसके बाद ये सेंटर के बड़े गुणगान करते हैं कि सेंटर हमें पैसा देगा, सेंटर हमें ऐड देगा। कितनी ऐड देगा वो भी तो बताओ। सेंटर का अगर हम बजट देखें 2021-22 का, जो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट जो फंड है सेंटर का, वो है 20,322 करोड़, और एसटी के लिए जो सेंटर का बजट है वो है 7,524 करोड़। अब यहाँ पे देखिए 20,000 करोड़ ज्यादा है या 7,500 ज्यादा है, तो डेफिनेटली 20,000 3 गुना ज्यादा हमें फंड मिल रहा है। लेकिन ये लोग नहीं बताएंगे, ये बोलेंगे कि हर एक का फायदा हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एससी अपना हक मांगते, भीख मांगते, एससी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिस तरीके से ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को डेवलपमेंट फंड के नाम पर, ये अगर हम इस सेंट्रल डेवलपमेंट फंड को देखें तो एक आदमी के हिस्से में 723 रुपए आएंगे, 723 रुपए। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, आप लोग इतनी दूर दूर से आए, कम से कम 1000 का खर्चा तो एक रैली में ही आ गया, और आपको जो फंड मिलेगा वो सिर्फ 763 रुपए मिलेगा। और इससे घाटा क्या होगा, घाटा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे सबसे पहले तो शेड्यूल कास्ट सब प्लान खत्म हो जाएगा, जो कि 2369 करोड़ आता है, वो बिल्कुल खत्म। इसके साथ सेंटर का 20,000 करोड़ का जो हिमाचल का उसमें से हिस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा। बैकवर्ड पंचायत,
अभी शिलाई के अंदर भी है, पछाड़ के अंदर भी है। हिमाचल के लगभग हर जिले में बैकवर्ड पंचायत है, उनके लिए 9,300 करोड़ 9,300 लाख यानी 9300 लाख का फंड आता है, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस एरिया को वो फंड नहीं मिलेगा। SC/SC एक्ट, जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा। ओबीसी का 27% आरक्षण खत्म, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण खत्म। 75 साल का हमारा सामाजिक जो विकास है वो खत्म हो जाएगा। हम वापस कबीले में बदल जाएंगे और हम ट्राइबल बन जाएंगे, यानी यहाँ पे पैसा एक्ट लागू होगा, यानी पंचायती राज रोस्टर जो हमें मिला है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाटी एक बहुत ही बेतुका बयान देते हैं और उल जलूल की बातें करते हैं कि हम तो जी जौनसार बाबर के तर्ज पे मांग रहे हैं गिरिपार को जो जनजातीय दर्जा है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो आप लोगों को समझने की जरूरत है। 1967 का जो गैजेट है जिसमें घोषणा की गई थी जो आपका जौनसार बाबर था उसको जनजातीय बनाने की, उसमें कहा गया है कि जौनसार बाबर आज तक शेड्यूल एरिया नहीं है। जौनसार बाबर शेड्यूल एरिया है ही नहीं, तो आप किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को हम कि हम जौनसार बाबर के तर्ज पे मांग रहे हैं। वहां पे जौनसार बाबर में आज भी जो ट्राइब है वो उस प्रकार की ट्राइब है जैसे हिमाचल में या सिरमौर में गुज्जर और गद्दी है, उस तरीके का मिला है, यानी वहां पे आज भी शेड्यूल एरिया का दर्जा नहीं मिला है। और ये आप माननीय जो सुरेश कश्यप है उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था संसद में, उनको भी ये जवाब मिला कि ना तो गिरिपार ना ही आपका जौनसार बाबर, उसको शेड्यूल एरिया का दर्जा नहीं मिला है। अब जब शेड्यूल एरिया का दर्जा मिला ही नहीं है तो कहां से आएगा शेड्यूल एरिया सब प्लान? वो तो आएगा ही नहीं। तो आप बेवकूफ किसको बना रहे हैं? आप गिरिपार के हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जो आप लोगों के धरने में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है, अब देखिए, जब समाज के हर वर्ग को इससे घाटा है तो ये देना क्या चाहते हैं लोगों को, हम लोगों को या उन लोगों को जो इनके साथ जुड़े उनको देना क्या चाहते हैं? सिर्फ पिछड़े, आदिवासी और जंगली का दर्जा, सिर्फ वही तमगा देना चाहते हैं। और इसके अलावा जो लोग विकास की बात करते हैं, जो लोग एक्चुअल में विकास की बात करते हैं, ये समझने की बात है, जो लोग एक्चुअल में समाज का विकास चाहते हैं उन लोगों को ये समाज विरोधी घोषित कर देते हैं। आज हमारे साथ पूर्व एमएलए यहाँ पे उपस्थित है श्री हृदयराम जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। ये हमारे पूर्व एचएस अधिकारी भी रहे हैं, बहुत बड़े अफसर भी रहे हैं, हमारे एमएलए भी रहे हैं। इन्होंने लाइव आकर एक बात की, अपना रुख स्पष्ट किया। इन्होंने कहा कि आज का जो गिरिपार है वो 1967 का गिरिपार या 1947 का गिरिपार नहीं है। 1990 में मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन ने क्या है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। अगर जनजातीय एरिया घोषित हो जाता है तो ओबीसी का 27% आरक्षण खत्म हो जाएगा। 1992 के बाद पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई है और पंचायती राज के थ्रू 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, 15% आरक्षण इसमें अनुसूचित जाति को मिला है, 7.5% पंचायतों में आरक्षण जो मिला है वो शेड्यूल ट्राइब को मिला है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप जनजाति घोषित करते हैं, इनका आरक्षण भी गया। उसके बाद बैकवर्ड पंचायतों को करोड़ों का फंड आता है, वो भी जनजाति घोषित होने से खत्म हो जाएगा। विधायक निधि में करोड़ों का फंड आता है जो कि पंचायतों के विकास में लगाया जाता है, जब शेड्यूल एरिया हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। हर पंचायत को लाखों करोड़ों का बजट आता है, वो मनरेगा के थ्रू है या वो पंचायत निधि में प्रधान की निधि में आता है, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और 2019 के बाद एक नया आरक्षण जो कि सामान्य वर्ग को दिया गया है ईडब्ल्यूएस के थ्रू, वो भी खत्म हो जाएगा। यानी इन्होंने एक मांग की थी कि इस जो एरिया है आपका गिरिपार, इसको बैकवर्ड एरिया घोषित किया जाए और बैकवर्ड एरिया में अनुसूचित जनजाति से ज्यादा फंड आता है और एरिया का विकास भी होगा, लोगों का हक भी नहीं मारा जाएगा। लेकिन उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद केंद्रीय हाटी समिति के लोग डांगरा लेके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि गिरिपार में नहीं घुसने देंगे ऐसे आदमियों को जो हाटियों के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन हाटी हर एक आदमी का घाटा कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके के बेतुके बयान देते हैं और गैर संवैधानिक बयान ये देते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं और जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं जो वास्तविकता के आधार पर काम कर रहे हैं। हम हाटी विरोधी नहीं है, हमने 50 बार बोला है, लेकिन हमें हाटी विरोधी घोषित किया जाता है। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम हाटी का विरोध नहीं कर रहे हैं।
अब हमारे अधिकार सुरक्षित करो, एट्रोसिटी एक्ट को हमारा बहाल रहने दो, हमारा रोस्टर सिस्टम बहाल रहने दो, उसके बाद आप पार्टी घोषित कर लो। लेकिन वो ये नहीं चाहते, ये लोग तो एट्रोसिटी हटाना चाहते हैं। इसलिए जो लोग इनके विरोध में बात करते हैं उन लोगों को ये क्या है, विरोधी घोषित कर देते हैं। पार्टी एक बहाना है, हटाना है। आज सरकारें विफल रही है विभिन्न मोर्चों पर, और ये एक तरीके से बीजेपी की बी टीम बनके उभरी है केंद्रीय हाटी समिति। आज जहां पे आम लोगों को सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए था कि पेट्रोल डीजल के दाम 100